नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी। उनसे हम बात करेंगे देश की विभिन्न घटनाओं की। स्वागत कर रहा हूँ उनका मैं और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। हर्ष कुमार जी, आपके मित्र लोग जो हैं, वो बड़ा हंगामा काटे हुए। इंडिया टुडे की पूरी टीम जो है वो निकल के भागी जा रही है। क्या हो रहा है? राजदीप से दुखी होके क्या? या कि अरुण पुरी से दुखी होके? उस दिन जो है वो अंजना ओम कश्यप भी कंप्लेंट कर रही थी कि साहब कि हाँ, ऐसे-ऐसे लोग भेज देते हैं, मेरा कोई से नहीं है गेस्ट को बुलाने में। तो ये क्या सिस्टम क्या होता है भई? गेस्ट को कौन बुलाता है? एंकर बुलाता है, कोई और बुलाता है? नहीं सर, वो हर चैनल में गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि उनके पास बड़े वो कॉर्डियल रिलेशन बना के रखते हैं सभी पार्टी के लोगों से, और उनका काम ही यही होता है। वो एडिटोरियल के लोग नहीं होते, वो मैनेजमेंट के लोग होते हैं। और सभी चैनल में बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन होती है उनकी, क्योंकि सभी पार्टियों के लोगों से, हर फील्ड के सेक्टर के लोगों से उनके रिलेशंस होते हैं। कभी भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसी उसी से संबंधित फील्ड के किसी आदमी की आपको बाइट चाहिए, तुरंत आप वो उससे मैनेज करते हैं, उसे कॉल पे लेते हैं, फिर उन्हें लिंक भेजते हैं कि सर इस मामले में बात करना चाहते हैं, आपको हम सुधीर चौधरी के शो में या चित्रा त्रिपाठी के शो में जोड़ना चाहते हैं। तो वो गेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम होता है। लेकिन अमूमन ये चैनल की रेपुटेशन और जिस शो में आप जिसको ला रहे हैं, उस शो का जो मेन एंकर है, उसकी रेपुटेशन कितनी बड़ी है, ये उसी पे आधारित होता है। क्योंकि अगर आपका एंकर जितना बड़ा बड़ा है तो आपके पास उतने बड़े प्रवक्ता आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो वो किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के शो में नहीं आएंगे। या फिर बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय आते हैं कई बार। अमित मालवीय तो आपको केवल राजदीप सरदेसाई या इंडिया टुडे इसी तरह के उसमें मिलेंगे। मैंने नहीं देखा उन्हें कभी किसी दूसरे चैनल पे आते हुए। तो इन लोगों ने चुन रखा है, पार्टियों ने भी तय कर रखा है कि किस किस चैनल पर कौन जाएगा, किस स्लॉट में कौन जाएगा। तो ये एक सेट सा परफॉर्मा है जो सभी चैनलों में लगभग फिक्स है। लेकिन अमूमन यही होता है कि जो एंकर होता है उस एंकर की रेपुटेशन क्या है, किस तरह की उसकी टीआरपी है, उसी आधार पर प्रवक्ता वगैरह उसके जो स्पोक्स पर्सन है पार्टीज के, वो उस पे आते हैं। अब जैसे कि अर्नब गोस्वामी का शो आता है तो उसमें गौरव भाटिया और एक दो लोग आ जाते हैं, और न्यूज 24 वालों का कोई शो आता है तो उसमें गौरव भाटिया के सामने सुप्रिया श्रीनेत आ जाती है, इस तरह का। और उसमें मजेदार बात यह है कि गौरव भाटिया जो है खूब ट्वीट करते हैं। वो जलेबी वाली आंटी और गाली वाली आंटी पता नहीं क्या क्या लिख के, उसके बावजूद भी वो गौरव भाटिया के शो में आने के लिए तैयार हो जाती है। तो है कुछ इन लोगों का आपस में, ये भी जानते हैं कि किस चीज से टीआरपी आती है, क्योंकि एक दर्शक वर्ग है सर इस तरह की डिबेट्स देखने का। हम और आप तो देखते नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है आप भी नहीं देखते होगे, मैं भी नहीं देखता ये डिबेट्स टीवी की जो आती है। लेकिन कुछ दर्शक वर्ग है जिनको मजा आता है ये सब चीजें देखने में, कैट फाइट जिनको अच्छी लगती है तो वो आते हैं। तो कैट फाइट से कि डॉग फाइट से? अब सर कुछ भी दे दे, डॉग थोड़ा सा आपत्तिजनक लगता है तो कैट फाइट मुझे लगता है कि ज्यादा सही है इसके लिए वैसे शब्द। वैसे हिंदी में तो मुर्गे लड़ाना बोलते हैं, सब मुर्गे लड़ाते हैं। हाँ, हमारे हमने तो आपको पहले चैनल पर कहा पिछली बार भी, हमारे यहाँ तो गांव की भाषा में पिल्ले लड़ाना कहते हैं। वो पिल्ले लड़वाते थे जो बचपन में बच्चे गांव में, तो वो वाली बात कही जाती है। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड उसमें माहौल में आप कैट फाइट इसको कह सकते हैं। तो हर चैनल में गेस्ट कोऑर्डिनेटर ही इसको फाइनल करते हैं। और आपने इंडिया टुडे की जो बात कही वो तो जग जाहिर है कि राहुल कंवल वहां से चले गए हैं। और शिव अरूर का नाम सबसे पहले आया था। शिव अरूर ने तो लगभग 15 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो कहीं बाहर घूमने उमने चला गया था, फिर उसने ज्वाइन कर लिया है वहां पे। और शिव अरूर की जो है सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बहुत अच्छी है। आप जानते ही हैं कि उसका कोई भी अगर, इवन जिस आदमी का इंट्रो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रैंकिंग अपने आप में बढ़ जाती है। और थोड़ा सा शिव अरूर को प्रो बीजेपी उसमें माना जाता है कि ये प्रो मोदी उसमें से हैं, लॉबी में से। तो इसलिए जो है इंडिया टुडे वालों को तो ऐसे लोगों की आवश्यकता थी कि आए वहां पे। ओ सॉरी, एनडीटीवी वालों को तो एनडीटीवी वाले एनडीटीवी उनको ले, वालों का, हाँ। जी, तो वो लेके आए हैं उनको।
राहुल कंवल का मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि राहुल कंवल को मैं ज्यादा एक्साइटिंग वो नहीं मानता। मुझे तो उनका कई बार मैं देखता हूँ, ये जो इनके कॉन्क्लेव वगैरह होते हैं इंडिया टुडे के, कई बार बहुत बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे नेता लोगों से, अमित शाह वगैरह ऐसे लोगों से बहुत सतही किस्म के सवाल पूछता है। राहुल कंवल के तो ज्ञान पे भी मुझे मतलब संदेह है कि उसे कुछ चीज को आइडिया है कि नहीं, लेकिन लंबे समय से इस लाइन में है और सर फेस वैल्यू होती है एक आदमी की, उसी वैल्यू के आधार पे वो गया है। और अब नई नई राज तो सुधीर, राजदीप की तरह वो भी मुझे सिफारिशी लगता है। हाँ सही कह रहे हैं सर। वो अब सिफारशी तो ये है कि साहब देखिए, मुझे पता नहीं है कितनी है कि, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा ये थी जब राहुल कंवल शायद जी न्यूज में हुआ करते थे, और जब वो वहां से इंडिया टुडे में आए थे, तो कुछ लोगों ने कहा था कि अरुण पुरी साहब की जो बेटी है उनके साथ कुछ उनका अफेयर था। ये चर्चाएं थी इंडस्ट्री में। ओहो। तो इसी, हाँ, तो इस वजह से जो है वो आया था, लेकिन मैं इसका कोई मतलब मैं पुष्टि नहीं करता हूं, मैं इसका, मुझे कोई इस बारे में पता नहीं, लेकिन उस तरह का रूमर था उस समय इंडस्ट्री में कि वो मतलब उनके करीबी दोस्तों में से थे, तो इसलिए उनकी एंट्री हुई थी। अब पता नहीं क्या इसका आधार है, कैसे वो लोग कह रहे हैं, तो चर्चाएं ये चलती रहती हैं। और दूसरा ये था कि इंग्लिश वाले में, इंडिया टुडे में, राजदीप सरदेसाई तो इन वामपंथियों वाले में थे, कांग्रेसियों में, और राहुल कंवल को ये माना जाता था कि ये प्रो बीजेपी है, तो चीजें बैलेंस बनी रहती थी, सब लोग बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन इंडिया टुडे उस ग्रुप में से मैं ज्यादातर देख रहा हूं कि प्रो मोदी जो लोग हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या में गए हैं। अब क्या इंडिया टुडे और अरुण पुरी जो है करवट बदल रहे हैं, क्या उनका मिजाज वहां पे कुछ बदल रहा है, चैनल में इंटरनली क्या चल रहा है, ये बात थोड़ा सा देखने वाली होगी। क्योंकि सुधीर चौधरी ने भी एग्जिट ले लिया आज तक से, कल उनका शो नहीं आया, संडे में शायद उन्होंने संडे या सैटरडे में लास्ट शो किया सुधीर चौधरी ने, ब्लैक एंड व्हाइट जो उनका शो आता है। बल्कि सुधीर चौधरी ने तो एक वीडियो भी डाला है सोशल मीडिया पे 3 मिनट का, कि लंबे समय के बाद मैं मंडे के शाम को प्राइम टाइम में जो मैं अपने न्यूज रूम में नहीं हूँ, ये बहुत लंबे समय बाद हो रहा है। और सब लोग जानते ही हैं कि वो डीडी न्यूज में जाने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा पैकेज वहां पे तैयार किया गया है। तो मीडिया में चल रहा है सर, अब उथल पुथल का दौर है। प्री 2029 का सेटलमेंट चल रहा है सर, ये वो टीम तैयार अच्छा। हो रही है 2029 के लिए। 2029 के लिए टीम तैयार हो रही है। हाँ तो सर 3-4 साल तो लगेंगे लेकिन ना उस टीम को सेट होने में। लेकिन ये जो जितनी भी चैनल्स हैं आपके एंटी मोदी वाली, हालात तो इनके खराब ही हैं। ये कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे ब्रेक इवन कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एंटी मोदी वालों में तो सर एक ले दे के मुझे लगता है कि न्यूज 24 ही बच रहा है, या थोड़ा बहुत वो भी शरद बैलेंस्ड है, वो एंटी नहीं कहा जाएगा, ये काफी नहीं कुछ बैलेंस, बैलेंस्ड नहीं है। नहीं नहीं सर, वो एंटी मोदी वालों में ही है। बैलेंस तो रजत शर्मा बनाते हैं। मैं आपको भेजता रहता हूँ वीडियो, मैंने तमाम ट्वीट किया है पिछले दिनों। रजत शर्मा, उन्हें मैं कहता भी हूँ छद्म वामपंथी, तो रजत शर्मा है जो बैलेंस करते हैं। अभी देखिए आपकी अदालत में ओवैसी को लेके आए हैं इस बार वो, और बड़ा तारीफ की गई है ओवैसी की। हिंदुस्तान टाइम्स की एक बड़ी पत्रकार को जज बुलाया गया और उनकी इतनी तारीफ कराई गई कि पूछिए मत। आप सुनिए जरा उस एपिसोड को कभी, कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत प्रखर वक्ता हैं, गजब बोलते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, बेबाकी से अच्छा। जवाब देते हैं। हाँ बड़ी तारीफ की है सब रजत शर्मा ने। दूसरी बार आए, ओवैसी ने कहा है कि पहले जब मेरी दाढ़ी काली थी पहली बार में तब आया था, मेरी सफेद होगी तो रजत जी ने दोबारा बुलाया है मुझे। पहले कभी आया होगा उस ओवैसी उसमें। बड़ा अच्छा है सर वो एपिसोड, एपिसोड अच्छा है। ओवैसी पर्ची लेके आया था इतनी बड़ी, और बाकायदा आंकड़े लेके आया था। जब उससे सवाल पूछे गए हर चीज पे उसने आंकड़ों पे बात करी है। वो बहुत, उसने सभी की, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सबकी धज्जियां उड़ाई हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। बढ़िया बढ़िया बोल रहा है। राहुल गांधी का नाम ले लिया आपने, तो राहुल गांधी जी तो कल छा रहे थे। आपने उनकी जबरदस्त पदयात्रा नहीं देखी? मैं देख रहा था उस पदयात्रा का फोटो, वो कन्हैया कुमार की पदयात्रा थी, और सिक्योरिटी उसे वालों ने धक्का दे कन्हैया दिया। कुमार को ही ठेल के पीछे कर दिया। असल में क्या था कि राहुल गांधी जो है 27 मिनट तक चला है उस पद यात्रा में, और 24 बता रहे थे कुछ लोग।
आपने 3 मिनट 27 दे दिए एक्स्ट्रा। नहीं, जो मैंने वीडियो देखी है, मैंने देखा उसको फॉरवर्ड करके, 27 मिनट तक चला है वो, और 1.2 किलोमीटर उसने उसको इस दौरान वो चला 27 मिनट में। और अपनी वो गाड़ी से उतरा था एक चौराहे से, वहां पे बीजेपी का ही दफ्तर है सामने, बीजेपी के दफ्तर के सामने से शुरू किया इन्होंने, और फिर जब ये चलते चलते आगे चले गए ना, तो अगले चौराहे पे उसकी राहुल गांधी की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो तो अपनी अच्छा। गाड़ी में बैठ के चला गया, और राहुल गांधी उस गाड़ी में बैठ के विद इन ए 3 मिनट्स हेलीकॉप्टर में बैठा, और 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ गया, और 1 घंटे के अंदर वो पहुंच गया पटना। उसके पटना बाद में फिर उसने वो, जबरदस्त जबरदस्त भाषण दिया, हाँ, मैंने तो सर आपको ऑर्थोपेडिशियन वाला। मैसेज किया था, मैंने कहा कि आप मिस मत कर दे, आप, बड़ा हास्यास्पद भाषण था। शुरुआत इसने, राहुल गांधी की सबसे बड़ी खास बात क्या है सर, वो जब किसी बात की शुरुआत करता है बड़े हाई लेवल के पिच पे शुरू करता है, लोगों को ये लगता है अब भाई ये बाढ़ पड़ी कहने वाला है कुछ, और फिर ऐसी बात कह देगा कि आपको हंसी आ जाएगी। देखिए उसने शुरुआत कहां से की थी सर, किसी को नहीं पता होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने पहली लाइन ये बोली कि भाई ऐसा है कि आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, और पॉडकास्ट होता है कैमरे से शूट करते हैं, फिर उसको एडिट करके यूट्यूब पे डालते हैं। तो संदीप दीक्षित जी ने मेरे से कहा कि भाई मैं आपके पॉडकास्ट करना चाहता हूँ आपके साथ, तो शीला दीक्षित जी के बेटे। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। तो उस उनके पॉडकास्ट में मैं गया, और जब पॉडकास्ट में वहां गया, तो जिस रूम में हम शूट कर रहे थे उसमें एक तरफ तो नेहरू जी की तस्वीर लगी हुई थी, एक तरफ गांधी जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो संदीप जी ने मेरे से पूछा कि आपको अपने जो परदादा थे उनसे क्या मिला, क्या सीखा उनसे आपने, उनको आप कैसा नेता मानते हैं, आपने उनसे क्या प्रेरणा ली। तो उसने कहा राहुल गांधी ने, कि मैं उनके सवाल को सुनने के बाद सोच में पड़ गया। फिर मैंने एक तरफ गांधी जी की तस्वीर को देखा और एक तरफ नेहरू जी की तस्वीर को देखा, तो फिर मैंने सोचा कि ये सच्चे आदमी थे, और राहुल गांधी ने उनसे सच्चाई सीखी है सर। बस ये बात उसने इतनी सी बताने के लिए इतनी बड़ी लंबी चौड़ी 3-4 मिनट की भूमिका बांधी, और फिर अपना वो उसी कहानी पे आ गया अपनी। बल्कि उस राहुल गांधी से पहले एक वहां के डॉक्टर थे, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो बहुत अच्छा बोले, 3 मिनट बोले, और उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया एक तरीके से कि कांग्रेस ने कहां पे गलतियां की हैं जो सुधारनी चाहिए राहुल गांधी को। उनका भी जिक्र किया उन्होंने, राहुल गांधी ने, कि डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, और वास्तव में जो है अरे उन्हीं की तो कांग्रेस, बात थी, वो डॉक्टर साहब नहीं थे, वो कंपाउंडर थे केपी सिंह, वो तो सर वही तो थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स वाले। तभी तो कह रहे थे कि ऑर्थोपेडिक्स, इनको जो है वो हॉस्पिटल नहीं बनाने दिया जाएगा, इनको हाँ हाँ वही वही वही, सर्जरी नहीं उन्हीं करने को दी कहा, जाएगी। उन्हीं को हाँ, तो कहा कि पता देखिए चला वो इनको तो हॉस्पिटल नहीं कंपाउंडर बनाने थे। देंगे। अच्छा कंपाउंडर थे, वहां तो तो डॉक्टर अब साहब ही कह रहे थे कंपाउंडर सब को उनके। कैसे कोई हॉस्पिटल आप चलाने दोगे या इलाज करने दोगे, ये बताओ। नहीं, राहुल गांधी तो यही करवाएगा ना सर, वो उसका तो टारगेट यही है कि उनके, जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो ऐसे लोगों को ही लोन दिलवाया जाएगा जो कंपाउंडर हो, और लोन लेने के बाद डॉक्टर बन जाए। अब जैसे कि राहुल गांधी ने बताया कि वो जो सुल्तानपुर वाला मोची था, उसे मैंने एक नेता से कह के मशीन स्पॉन्सर्ड करवाई जूते बनाने की, और उसने मुझे फोन करके बताया कि उसके पास 2 दुकानें हैं आज की तारीख में, और 10 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, और वो अभी 10 दुकानें और बनाने की मूड में है जूते की। तो राहुल गांधी तो क्रांतिकारी आदमी है, क्रांति लाने वाले हैं। ये तो उनकी तो उसका जो पदयात्रा का नाम है, अ, वो क्या है कि साहब, पलायन रोको, नौकरी दो। ये तो कन्हैया कर रहा है ना, उस वो वाली पद यात्रा थी, कन्हैया कुमार ने चलाई हुई है सर वो यात्रा। राहुल गांधी तो उसमें केवल टोकन के रूप में गया था आधे घंटे के लिए। तो भाई क्यों गया था, तेजस्वी को नाराज करने के लिए? अब राहुल गांधी, मुझे लग रहा है कि सर ये कहीं इस तरह की भी तो कहीं कोशिश नहीं कर रहा है राहुल गांधी के, अगर थोड़ा सा, आपको पता ही होगा कि पिछली बार ज्यादा सीटें दे दी थी तेजस्वी ने इनको, और रिजल्ट बड़ा खराब रहा था। तो राहुल गांधी की और पार्टी की, कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है ये, कि कहीं ऐसा ना हो कि सीटों पे बार्गेन करने में हमें कमजोर आंका जाए। और एक चर्चा उड़वा दी गई है मीडिया के माध्यम से कि अगर किसी से नहीं बात बनेगी तो राहुल गांधी फिर पीके से हाथ मिला लेंगे, प्रशांत किशोर से। ये भी चर्चा जबरदस्त तरीके से उड़ाई जा रही है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और आरजेडी भी जानती है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, और ये कांग्रेस भी जानती है कि अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, हर पार्टी इस तरह का करती है। ये तो यूपी में जहां इनका कुछ भी नहीं है, ये तो यूपी में भी दबाव बनाने के लिए ऐसी हरकतें करने लगते हैं, बयानबाजी देना और वो सब, अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी, और तो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन सर राहुल गांधी जो है अब जो दलित और उस पे लेके बड़ा फोकस्ड हो रहे हैं, और जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए उन्होंने वहां पे तेलंगाना में जो कराई थी, और उन तेलंगाना के सीएम को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसका बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी। और तेलंगाना सीएम को क्यों नहीं हटा रहे फिर? तेलंगाना सीएम को कैसे हटा देंगे? तो रेड्डी है वो, तेलंगाना उनके यहाँ सीएम जब को तो हर काम चिट्ठी कास्ट पे होना है तो रेड्डी कैसे काम कर रहा है, और खुद किस हैसियत में है? और तो फिर तो सबसे पहले आप कन्हैया कुमार को हटवाओ। कन्हैया कुमार खुद भूमिहार है। भूमिहार है, वो तो सवर्ण है, तो उसे क्यों आगे कर रहे हो भाई? दरअसल क्या है ना कि सर इनसे लोग कोई इस पे सवाल तो नहीं पूछता ना, इनका वन वे है ट्रैफिक, ये कहते हैं और भाग जाते हैं। तो राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं पूछता। अब देखिए उसने पॉडकास्ट भी दिया, तो संदीप दीक्षित ने क्या पूछ लिया होगा उससे? मैंने ढूंढा, अभी वो आया नहीं पॉडकास्ट, देखेंगे उसका भी एनालिसिस करेंगे, मजा आएगा। लेकिन संदीप दीक्षित क्या सवाल पूछ लेगा सर? एक कांग्रेसमैन क्या सवाल पूछेगा राहुल गांधी से, आप बताओ? लेकिन कोई अच्छा पत्रकार हो तो निश्चित रूप से पूछेगा उनसे सवाल। पत्रकारों को वो तो देते ही एक हैं। बार देख के पछता रहे हैं ना, एक बार उन्होंने अर्नब गोस्वामी को दे दिया था तब तक आज तक उससे रिकवर नहीं कर पाए। अब तो एक और टेंडेंसी देख रहा हूं सर मैं, आपको देखा होगा कि लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी लगातार बात कर रहा था मीडिया वालों से भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था हर इवेंट पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं रैली के बाद भी कर लेता था, पदयात्रा की उसके बाद करता था। लेकिन 2024 के बाद से वो भी बंद कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कहता था ना कि ये आ गया बीजेपी का सवाल, ये आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब वो भी करनी बंद कर दी। मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बेगूसराय में शायद मीडिया से बात करेगा, कुछ नहीं की बात उसने, चला वहां पे कुछ दूर और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठ के पटना उड़ गया वो। ये है तो राहुल पटना में गांधी। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं उसने, हाँ, सब लेकिन कुछ मीडिया बता से दिया। तो बात नहीं की ना, जैसे हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये सवाल होना चाहिए था, वो सवाल होना चाहिए था, तो मीडिया में तो डिस्कस नहीं किया ना इस चीज को उसने। मीडिया वाले पूछते वरना फिर सवाल कि भाई कन्हैया कुमार को क्यों आगे बढ़ा रखा आपने, रेड्डी क्यों कर रहा है वहां पे, अगर आप सब जगह यही बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा जो लंबा चौड़ा मामला चल रहा है वो वक्फ का चल रहा है, तो वक्फ के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है? वक्त का सबसे बढ़िया आफ्टर इफेक्ट तो योगी जी नहीं दिखाए हैं सर। देखिए हमारे जिले मुजफ्फरनगर में उन्होंने सर कितना बड़ा काम किया, आपने तो देखी हो, पढ़ी होगी वो खबर, नहीं देखी आपने सर? उन्होंने ये किया कि जुम्मे, अलविदा जुम्मे की नमाज थी जो लास्ट वाली रमजान में, उसमें उन्हें ये पता लगा कि कुछ मुसलमानों ने, एक आयसा मस्जिद है यहाँ पे, उसमें जो नमाज पढ़ी तो यहाँ काली पट्टी बांध के पढ़ी वक्फ बिल के विरोध में। ये खबर प्रशासन में पहुंची, प्रशासन ने, एसएसपी वगैरह ने हाईकमान को बताया, ऊपर बताया, लखनऊ तक बात पहुंची। तो ये तय किया गया कि भाई इन सब लोगों को जिन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई थी, इन सबको चिन्हित करो। तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए जो मस्जिद के आसपास मार्केट में लगे हुए थे। तो उसमें पहले 24 लोगों की लिस्ट निकल के सामने आई जिनको आइडेंटिफाई कर लिया इन लोगों ने, और फिर उनको इन्होंने नोटिस भेजे। आप तो जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रहे, मुचल के भरवाए 2-2 लाख रुपए के। अभी नोटिस गया है 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है एसडीएम में, लेकिन वो फिगर अचानक 300 पे पहुंच गई। जब उसमें डिटेल में चले गए 300 लोग ऐसे मिले जो काली पट्टी बांध के उन्होंने वहां पे नमाज अदा करी थी। उन सब को जो है नोटिस सर्व कराए जा रहे हैं, और 16 अप्रैल को उन्हें मुचल के भरने हैं, 2-2 लाख के बॉन्ड भरने हैं और आना है एसडीएम की कोर्ट में। तो ये इतना बड़ा मैसेज दे दिया 107 सीआरपीसी में। हाँ, तो ये इतना बड़ा मैसेज दे दिया उसमें। अब देखिए, अब उन पे एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बन गया कि अगर मुजफ्फरनगर में कोई घटना हुई तो भाई हम जिम्मेदार होंगे। आप तो जानते हैं जब मुचल के भरे आ जाते हैं उसका मतलब यही होता है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई घटना होगी तो पुलिस आपको पकड़ेगी, कोई भड़काऊ भाषण देगा तो आपको पकड़ा जाएगा।
और आपको याद होगा कि जब सीए का विरोध हुआ था तो मुजफ्फरनगर में जबरदस्त हिंसा हुई थी उस समय, बहुत पथराव तोड़फोड़ हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी, आगजनी हुई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि एक उदाहरण सेट किया जाए कि इससे पहले कि और डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की हरकतें करनी शुरू करें, पहले ही उसका मैसेज दे दिया गया कि भैया जिसको भी देखा जाएगा, कैमरे की पकड़ में जो भी आ जाएगा, उसको जो है उसे मुचल के भरने पड़ेंगे अपने आके। तो ये योगी जी का तो इसे प्रोएक्टिव ही कहूंगा मैं तो, कि बताइए ये उस समय तो बिल पास भी नहीं हुआ था जब से ये काम चल रहा था, बिल तो ईद के बाद पास हुआ है, और ये अलविदा जुमे की नमाज थी, उसी समय से ट्रेसिंग की जा रही थी सबकी, और सबको नोटिस भेज दिए गए। हड़कम मचा हुआ है यहाँ तो, हल्ला मचा हुआ है पूरा। और उसी दिन एक काम और कर दिया, तो सत्यव्रत पुलिस चौकी खोल दी वहां पे संभल में, जो मस्जिद के सामने बनी है उसका उद्घाटन करा दिया उन्होंने। एक ही दिन हुए ये दोनों काम, संडे में ही। और उस पुलिस चौकी के बारे में खबर ये चली है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापी, कि उसमें वो ईंटें लगाई गई हैं जो दंगे के दिन संभल में फेंकी गई थी। तो योगी जी तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। और सर देखिए 24 नवंबर को घटना हुई थी वो संभल में, और अभी अप्रैल है, अप्रैल शुरू हुआ है, मतलब डबल स्टोरी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी वहां पे, और इतना बड़ा कंट्रोल रूम बना दिया है कि पूरे संभल डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम इलेक्ट्रॉनिक वहीं पे बनेगा उसमें ही, और फोर्सेस के रुकने के लिए कई कमरे अलग से बनाए गए हैं, और उस पे वो लिखवा दिया गया है यदा यदा ही धर्म से। और आपको बताऊं कि ये तो पुराना डिसीजन हो गया कि एसपी और डीएम का ऑफिस जो कि बहजोई में था, उसको संभल शिफ्ट कर दिया गया। अब वो संभल में बन रहे हैं, वो संभल में बैठेंगे। तो संभल हेडक्वार्टर है सर, होना भी चाहिए, अब डिस्ट्रिक्ट है तो वहीं होना भी चाहिए। हेडक्वार्टर नहीं है ना, संभल में कुछ लेकिन नहीं है। संभल डिस्ट्रिक्ट है तो संभल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर तो संभल में ही संभल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट ना। का हेडक्वार्टर बहजोई और डिस्ट्रिक्ट जज चंदौसी। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह में तो टाइम लगेगा, लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में तो योगी जी के हाथ का मामला है, इसमें क्या देर कर दिया लगती है। कर दिया ना। हाँ उसी में ये सत्यव्रत चौकी जो है वो पहला मुकाम है। हाँ जी, अभी ये तो यहाँ से डीएम और स्टार्टिंग हुई एसपी है ऑफिस इसकी। वहां पर खुलेंगे बड़े बड़े, और जब डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस खुलते हैं तो उसके साथ में कर्मचारी आते हैं। सब जो है एक हजरत ओवैसी को इसके ऊपर आंदोलन करना चाहिए कि साहब यहाँ की डेमोग्राफी तब्दील की जा रही, सरकारी कर्मचारी हजरत इंपोर्ट करके। हजरत ओवैसी संभल पे तो कुछ नहीं बोला सर। उसको भी पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। दरअसल हजरत ओवैसी का तो मुझे ये नजर आता है कि उसका वो ये बीजेपी से तो उसका कोई मतलब है नहीं, उसका तो मेन टारगेट वही लोग हैं जो बीजेपी के सामने सो कॉल्ड ताकत हैं। और अभी रजत शर्मा के आपकी अदालत में आया था, तो मैंने वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू है उसका, मैंने सुना उसको। तो उसने कहा कि भाई हर जगह कहते हैं मुझे कि मैं बी टीम में, मैं बी टीम हूं। उन्होंने कहा कि यूपी में तो मैं नहीं था, मध्य प्रदेश में मैं नहीं था, राजस्थान में मैं नहीं था, वहां तो तुम अकेले लड़ रहे थे, तो तुमने क्या कर लिया भाई, बताओ तुम। कि मुझे बदनाम करते हैं कि मैं बी टीम हूं, मैं बी टीम हूं, मुझे लैला बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो ओवैसी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और ओवैसी की सबसे खास बात यह है कि वो खुल्लम खुल्ला कहता है कि भाई मैं तो मुसलमानों के वोट के लिए हूं, मुझे बाकी किसी का चाहिए नहीं, और वहीं पे लड़ूंगा जहां मुसलमान मुझे जिता सके। तो उसका तो फॉर्मूला सेट है। करेक्ट। और ये भी हुआ साहब कि ये वक्फ के जो आंदोलन ये चालू करने वाले थे साहब, बहुत सारे धमकी दी, इन्होंने आंदोलन की, अभी कुछ होता दिख नहीं रहा है, क्या बात है? सर मुझे लग रहा है कि इसके पीछे एक तो रीजन सबको ये लग रहा है कि शायद, जो मैंने देखा है कि जिस तरीके से जिस स्पीड से रिट फाइल की जा रही है ना सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लग रहा है कि ये सर सुप्रीम कोर्ट से बड़े आशान्वित लग रहे हैं सब, कि शायद सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो इसमें, इसी वजह से शायद थोड़ा सा इसको ठंडा करके खा रहे हैं। अगर इस पे अभी तत्कालिक प्रतिक्रिया होगी तो फिर सर सुप्रीम कोर्ट में भी एडवर्स होगा इनके मामला। तो ये लग रहा है कि साहब ये सब सुप्रीम कोर्ट से बड़े होपफुल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन ऐसे आ गए, जैसे वो तमिलनाडु के गवर्नर के को लेके आ गया है
कि भाई गवर्नर को इतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए चुनी हुई सरकार के काम में। तो मुझे लग रहा है कि ये सब लोग होपफुल ज्यादा अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका अभी तो लगी रही है, अभी तो उनमें कोई डेट पे तो शायद अभी आई नहीं है। रोज देख रहा हूं मैं, 5-7 रोज ही लग रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, फलाना ढिकाना, ओवैसी, सारे लोग उसमें फाइल कर रहे हैं। तो सब लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। और ये भी लगने वाला, ये सब ये भी समझ रहे हैं कि इसमें काम अभी उतनी तेजी से एकदम से नहीं होगा। जैसे सीए में समय लगा था उसके रूल वगैरह नोटिफिकेशन होने में उनका, तो शायद इन लोगों को ये लग रहा है कि इसमें देरी होगी। अब योगी जी जैसे लोग जो हैं वो इसमें जरूर भांजी मार देंगे कि उन्होंने सारे डीएम को आदेश दे दिए कि भाई वो जो इलीगल प्रॉपर्टी है वक्फ की उनकी लिस्ट बनाओ। वो ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। बाकी तो सभी किसी स्टेट में कोई इस तरह की प्रतिक्रिया अभी देखने को नहीं मिल रही इसकी, तो इसलिए शांति है सर थोड़ी। अब तो इन्होंने बहुत सारे क्लेम करने बंद कर दिए ना। देखिए आप, उसका नाम भी बदल दिया। एएसआई ने अपना नया बोर्ड लगा दिया वहां पे, जुमा मस्जिद नाम कर दिया उसका। शाही जामा मस्जिद से हटा के उसका नाम कर दिया जुमा मस्जिद। और एएसआई को पावरफुल बना ही दिया अमेंडमेंट एक्ट में। अब तो जहां भी समस्या हो उसको आप एएसआई के प्रोटेक्शन में ले लो, वहां से आप उनको आउस्ट कर दो, समाप्त हुई बात। मैंने आपका वो बड़ा अच्छा एपिसोड था आपका, मैंने देखा विष्णु शंकर जैन का, और आपका बहुत बढ़िया। विष्णु शंकर जैन ने क्लोज बाय क्लोज उसमें बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बताया उसने। हाँ, वो तो खैर विष्णु शंकर जैन तो बहुत स्टडी है उनकी। और हमने ही ये आंदोलन आरंभ किया था, सही पूछे तो। डेट भी बताई मैंने। सबसे पहले इसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशन हुआ था वक्फ एक्ट पे पब्लिक में, वो 15 अप्रैल 2021 को हुआ था जयपुर डायलॉग्स पे। अच्छा। पहला। उस समय तो आप लोगों का चैनल स्टार्टिंग की स्टेज में ही था शायद, तभी शुरू किया था हाँ, आप तब लोगों साल ने। भर नहीं हुआ था, तब साल भर। हाँ, कोविड के समय में आप लोगों ने तब शुरू किया था ये। हाँ, तो वो 15 अप्रैल 2021 को, और उससे पहले भी एक मथुरा के सिलसिले में हुआ था, उसमें इसका मेंशन आया था। फिर ये डिटेल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के ऊपर एक अलग से डिस्कशन हुआ था 15 अप्रैल 2021 को। वो इसकी शुरुआत थी। तब तक उसके बाद जब लोगों को पता चला तो फिर तो बहुत सारे आ गए, बहुत सारे लोग कूद पड़े इसके बीच में। लेकिन इस वाले वक्त बात, इसमें अमित शाह की बड़ी भूमिका है सर। अमित शाह जो है सामने नहीं आए, वैसे तो किरण रिजिजू इसमें फेस हैं सामने, लेकिन अमित शाह ने जो बिहाइंड द सीन इसमें सब काम किया है, बताते हैं कि अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है इसे। 2019 से ही चल दिया था इस पर अभियान, जब से होम मिनिस्टर बने अमित शाह उसी समय से स्टार्ट हुआ इस पर सारा नजर जो इनकी गई है, तभी से सब हुआ ये। तब से पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ये सारी जो बातें शुरू हुई हैं उसके ऊपर जब चला है और फिर पिटिशंस लगनी शुरू हुई हैं। पिटिशंस लगने के बाद में फिर सरकार से पूछा गया है कि आप बताइए, इसका जवाब दीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने जवाब नहीं दिया है। और उसके बाद फिर जो है ये सारा का सारा मामला धीरे धीरे पब्लिक में तूल पकड़ गया। मैंने खुद ने पिटिशन लगाई यहाँ पर आपके जयपुर में, तो जज साहब ने बिना सुने खारिज कर दी। 5 लाख रुपए का जुर्माना और लगा दिया। एक वो जमाना था, आप देखिए कितना स्ट्रगल किया है, और आज जो है ये मामला जो है वो आ गया धरती पे, धरातल पे। तो ये तो है कि अगर आप कोई अच्छा इशू लेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे तो उसका लाभ तो होता है। जी बिल्कुल सही बात है। अरे वो तो वहाँ उसकी महबूबा मुफ्ती की लड़की बड़ी परेशान है सर, आपने वो नहीं देखा उसका ट्वीट? क्या? दरअसल क्या है कि ये वक्फ बिल पास होने के बाद नेक्स्ट डे, मेरे ख्याल में ये थर्सडे में हो गया था, वेडनेसडे थर्सडे में हो गया था, और सैटरडे में जो है किरण रिजिजू गए श्रीनगर। 3 दिन से कश्मीर में है किरण रिजिजू,
अमित शाह भी 3 दिन के लिए गए हुए हैं, किरण रिजिजू पहुंच गए थे पहले, अमित शाह 1 दिन बाद गए। तो उनको रिसीव करने के लिए जो है उमर अब्दुल्ला गया, और उमर अब्दुल्ला जो है वो किरण रिजिजू को लेके गए वहां पे ट्यूलिप गार्डन जो बनाया है उसमें फूल आ रहे हैं जिसमें, तो उस फोटो को लेके उसने बड़ा हंगामा किया, उसने कई ट्वीट किए इल्तिजा मुफ्ती ने कि भाई जो जो अल्पसंख्यक मंत्री जो है वो वक्फ बिल पास करा के आ रहा है, आप उसका स्वागत कर रहे हैं, आप अच्छा। यहाँ की, हाँ, आप जो है उसके मतलब प्रोटोकॉल भी आवाम नहीं से करे। हाँ, मतलब भाई वो प्रोटोकॉल ही कर रहा है अपना। और वो तो कल वहां पे जम्मू में भी रिसीव करने के लिए गया अमित शाह को, फिर श्रीनगर में भी रिसीव किया उसने, कल कई कार्यक्रमों में अमित शाह गए वहां जम्मू कश्मीर में, सारों में वो साथ रहा, तो उसे चीफ मिनिस्टर का दायित्व अपना वो भी तो निभाना है डेमोक्रेसी में तो। लेकिन महबूबा की जो लड़की है ये इल्तिजा, ये तो अपनी माँ से भी आगे है सर इसमें, जो उसे तो कहते ही थे कि ये प्रो पाकिस्तानी है, ये तो उससे भी 2 कदम आगे। कल भी इसने कई ट्वीट किए कि वहां पे असेंबली में जो है आप वक्फ के खिलाफ 2 शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार हैं, और विपक्ष चर्चा करने के लिए कह रहा है आप चर्चा नहीं करा रहे हैं, स्पीकर ने मना कर दिया इस पे। तो कल सारा दिन हंगामा हुआ जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस बात को लेकर, कई बार वहां पे कार्रवाई स्थगित हुई है। तो इनकी दूसरी राजनीति हाँ, चल वहां रही तो है, खूब नारे भी लगे हैं। खूब नारे वंदे लगे वहां तो। मातरम के भी नारे लगे हैं, हाँ, अल्लाह वहां अकबर के भी बीजेपी नारे वालों ने लगे हैं। खूब नारे लगाए हैं, खूब नारेबाजी हुई है वहां तो। और एक और जो बड़ी घटना हुई है वो पश्चिम बंगाल की रामनवमी की शोभा यात्राएं। अब उसको वक्फ का आफ्टर इफेक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब की बार तो सब ठीक ठाक रहा वहां पे मामला। नहीं, वहां पे इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोग जो है वो शोभा यात्राओं में भाग लेंगे, जबकि हाँ हाँ 1.6 करोड़ लोग निकल पड़े। हाँ हाँ, वो तो इन्होंने वीप और बजरंग दल वालों ने, इन सब लोगों ने कहा था कि इस बार रामनवमी की यात्रा को हम बड़े लेवल पे करेंगे। पश्चिम बंगाल में तो माहौल अब ठीक ठाक बनता हुआ नजर आ रहा है सर। और ये जो टीचर्स की जो वो नियुक्ति वाला मामला है, इसने तो और ममता बनर्जी की बड़ी फजीहत करा दी है। हाँ, कैसे करेगी सर ये ममता ममता बनर्जी, बनर्जी, ये 26,000 ममता टीचर्स को और इन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे स्टाफ? वो तो करी, मैं मानूंगी ही नहीं। नहीं मानेगी तो नहीं, लेकिन सैलरी कहां से देगी, कैसे करेगी, वो तो इलीगल भी तो हो जाएगा ना सर, आप कंटेम्प्ट भी तो हो जाएगा उसमें अगर ऐसे करेगी, कैसे करेगी? कंटेम्प्ट हो जाएगा, उसको क्या परवाह है, कंटेम्प्ट कौन करेगा उसके खिलाफ, हिम्मत है किसी की? नहीं, अभी तो उसने कहा है कि जितने भी टीचर हैं वो सब वॉलेंट्री जाते रहे वहां पे, लेकिन होगा तो ये, उसमें तो बताते हैं कि उसमें जो चीज दी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो योग्य हैं और जो अयोग्य हैं, 2 तरह के लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसी बात को लेके आपस में झगड़ा हो गया है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है उसमें। हाँ, ये तो झगड़े की बात ही है, ये तो बात ही झगड़े की है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही तय कर देना चाहिए था, क्राइटेरिया ले डाउन कर देना चाहिए था। हाँ, वो तो क्या है, ममता दीदी को एक और मौका मिल गया, वो योग्य अयोग्य में भी कार्यक्रम कर लेंगी। योग्य अयोग्य में भी तो कार्यक्रम हो सकता है। चलिए एक और हाँ विषय लेते हैं जो जी बहुत जी। रोचक है। क्या बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा? सर मैं तो, हमने तो एक बार पहले भी इस विषय पे चर्चा की थी, और मैंने शायद आपसे बताया भी था कि जो चर्चाएं हैं मनोहर लाल खट्टर के नाम को लेकर, जबरदस्त चर्चा चल रही है कि मनोहर लाल खट्टर होंगे, क्योंकि वो आरएसएस के भी फेवरेट हैं, और मोदी जी तो उन्हें पसंद करते ही हैं शुरू से। मोदी जी ने उन्हें सेंटर में भी बढ़िया मंत्रालय दे रखा है। और फिर उसके बाद चर्चाएं कुछ लोगों ने ये भी चला दी हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है बड़े पैमाने पे, ये भी खबरें हैं। तो बीजेपी का अध्यक्ष तो वो बड़ी बड़ी खबर है ही इधर, यहाँ अभी तो लेकिन उससे पहले तो सर अभी यहाँ यूपी में होना है अध्यक्ष का फैसला। भाई जो चलिए, पार्टी का सिस्टम यूपी में है कौन उसमें है? तो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, तो यहाँ पे तो पहले उत्तर प्रदेश का तय करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण भाई स्टेट को हमारे कैसे यहाँ तो छोड़ तय दें? हो गया, वो पुराना वाला था उसको कंटिन्यू कर दिया।
चर्चा तो यहाँ पे भी यही है कि शायद भूपेंद्र चौधरी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें ये हुआ है कि सर ये जो चौधरी बने थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ये स्वतंत्र देव सिंह के जाने के बाद बने थे। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बन गए थे योगी जी की सरकार में, तो ये कार्यवाहक ही है। तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि एक टर्म इनका और बन सकता है, और इन्हें अगर हटाना होता तो अमित शाह ने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पे हटाया होता, जब परफॉर्मेंस खराब रही। उस समय नहीं हटाया गया, तो अब कैसे हटाया जाएगा? तो चर्चा तो यही है अभी। वैसे तो कोई कह रहा है कि दलित को बनाएंगे, कोई कुछ कुछ कह रहा है, लेकिन अभी फिलहाल लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भूपेंद्र चौधरी कंटिन्यू करेंगे, जो मुझे लग रहा है। भूपेंद्र चौधरी की परफॉर्मेंस ठीक है क्या? आदमी तो बढ़िया है सर, वो व्यवहारिक आदमी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमित शाह गुट के ही आदमी है। तो पार्टी के संगठन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि और किसी की हस्तक्षेप ज्यादा हो, और संघ में अच्छी खासी भूपेंद्र चौधरी की पहुंच है, बढ़िया। तो लगता नहीं कि भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ कुछ ज्यादा ऐसा माहौल है सच। क्या अन्नामलाई का कोई चांस है? सर अन्नामलई अभी कितने कितने साल हुए सर अन्नामलई को पार्टी में आए हुए? अन्नामलई के को अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये गलती करेंगे। अन्नामलाई को क्या देंगे आपके हिसाब गलती तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं सर। जब जिस काम के लिए अन्नामलई को आप लाए, उसी काम के लिए आप उसे नहीं सौंप रहे उस काम को, तो ये गलती तो कर रहे हैं। वहां तो एक और भी अखाड़ा शुरू हो गया है। अन्नामलई उस दिन मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं गया रामेश्वरम में, इस बात को लेकर हल्ला मचा हुआ है बीजेपी वालों में। तमिलनाडु में ही खूब खबरें छप रही हैं वहां साउथ के अखबारों में। अन्नामलई किसी और कार्यक्रम में था, किसी हॉस्पिटल वगैरह के इनॉग्रेशन में चला गया, वो मोदी जी के कार्यक्रम में गया नहीं। हालांकि अन्नामलई ने बाद में क्लियरिफिकेशन किया कि मैंने पार्टी को बता दिया था कि मेरा प्रायर कमिटमेंट है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यार मोदी जी के कार्यक्रम के लिए तो आपका कमिटमेंट ऐसा कौन सा आवश्यक था? मोदी जी के कार्यक्रम में आपको होना चाहिए था। स्टालिन भी नहीं था वहां पे, उसका तो मुद्दा समझ में आता है, लेकिन आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और अभी तक तो आप ही प्रेसिडेंट है, आप कैसे नहीं गए वहां पे? तो ये भी सरप्राइजिंग थोड़ा सा, है ये हाँ मेरे ध्यान में नहीं थी ये बात। हाँ, ये तो सर स्टोरी छपी है इस पे, मैंने देखा है इस पे। काफी लोगों के वहाँ लोकल लेवल पे बयान भी आए हैं इस तरह के कि ये अन्नामलई ने ठीक नहीं किया कि वो मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं गए। तो हो सकता है जो बात चल रही थी कि राज्यसभा में भेजे जाएंगे, मंत्री बनाए जाएंगे, वो रह जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्या कहा जा सकता है, जो भी चीजें हो रही है। अब जब ट्रांजिशन का फेज आता है कहीं भी जाओ, तो उसमें कुछ भी संभव है। किसी के साथ कोई कमिटमेंट होता है, वो कमिटमेंट पूरा किया जाए, उसको किया जाए। और मुझे लगता है कि अगर अन्नामलई की जैसे आपने बात कही, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो असंभव ही नजर आता है अन्नामलई का। इसमें आरएसएस भी ऑब्जेक्शन करेगी, और फिर वो पुराने आदमी है नहीं, अभी तो आए हैं, तो अन्नामलई को बनाए जाने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। ये चीजें दरअसल भावनाओं से नहीं चलती, पार्टी जो है वो अपने सिस्टम से चलती है। तो वो तो संभव नहीं नजर आ रहा मुझे दूर दूर तक अन्नामलई का। आपके हिसाब से अभी भी मनोहर लाल खट्टर जो है वो नंबर 1 नहीं, पे? मेरे हिसाब से नहीं है सर, मैंने तो जो चर्चाएं सुनी है, मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता, क्या पता नितिन गडकरी बन जाए, मुझे क्या पता सर कौन बन जाएगा। क्योंकि अगर आरएसएस अपने पे ही आएगी और ये मैसेज देना होगा कि भाई आरएसएस का कोई आदमी बनेगा, तो क्या पता वो कहते हैं हम नितिन गडकरी को ही बनाओ। क्या दिक्कत है? नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिला भी नहीं था, एक ही कार्यकाल मिला था नितिन गडकरी को। तो हो सकता है कि ना आरएसएस कहते कि नितिन गडकरी को बनाओ, क्योंकि चर्चा यही है कि जो भी है वो फिलहाल जिस आदमी का नाम चल रहा है वो इस समय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, खबर ये है। अब वो अच्छा। मनोहर लाल खट्टर, हाँ, खबर ये है कि जो जिसका नाम चल रहा है वो इस समय केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो जब कैबिनेट से हटेगा तो कैबिनेट में बदलाव होगा, डिपार्टमेंट शिफ्ट होंगे इधर के उधर, नए लोग आएंगे, पार्टी के आगे सामने आएंगे। तो चर्चा ये है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, देखिए इस हिसाब से तो कई लोग फिट बैठ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान फिट बैठ रहे हैं, नितिन गडकरी फिट बैठ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर फिट बैठ रहे हैं, और खुद नड्डा साहब तो है ही केंद्रीय कैबिनेट नड्डा का साहब हिस्सा। तो हटेंगे, तो पक्का है। नहीं हटेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो भी कंटेंडर्स या जो सिटिंग है वो सबके सब केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है।
अब कहने के लिए तो कई लोग, देखिए आप, चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था, जब स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी उसके बाद जबरदस्त चर्चा चली थी कि स्मृति ईरानी अध्यक्ष बनेगी। फिर अनुराग हाँ ठाकुर को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, तो चर्चा आई कि अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो चर्चाएं तो चलती रहती है सर, लोग है यार, मीडिया वाले तो अपने हिसाब से चलाते रहते हैं चर्चाएं, उसका क्या है। लेकिन अभी जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यही जो सटीक चीज बैठ रही है, नितिन गडकरी पे शायद मोदी जी उतने सहमत ना हो, या शिवराज सिंह हाँ चौहान पे, लेकिन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहां बनती हुई नजर आती है, वो एक मनोहर लाल खट्टर ही अल्टीमेटली नजर आता है नाम। मैं इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि व्यक्ति ऐसा चाहिए जो संघ में और भाजपा में दोनों में समन्वय बैठाल के चल सके। हाँ, आपने जैसे कहा नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी का काम तो है बैलेंस बनाना, तो अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो बैलेंस बनाया जाए। नड्डा जी ने तो बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करी थी, तो अब आदमी ऐसा चाहिए कि जो हो गया उसे खत्म करो, अब ठंडा कर लो सब मामला। और देखिए, मोदी जी की जो विजिट हुई थी नागपुर वाली, मेरा मानना है कि सेटलमेंट इससे पहले हो गया, वहां जाने पे सेटलमेंट नहीं हुआ, सेटलमेंट पहले हो गया, उसके बाद यात्रा प्लान हुई मोदी जी की वहां ऐसा ही है, लगता तो ऐसा ही है, लगता तो पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं कि अगले चुनाव की अब तैयारी हो रही है। बिहार के चुनाव की तैयारी है, बिहार के बाद फिर तुरंत बाद उसके बंगाल, तमिलनाडु, असम, फिर तो बड़े बंच ऑफ बड़े बड़े इलेक्शन हैं सर। प्रदेश, हाँ, फिर तो तगड़े चुनाव आ रहे हैं। बड़े बड़े प्रदेश हैं सब सारे के सारे। जी, हाँ सर, बढ़िया 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 माहौल होगा। और मुझे लग रहा है कि अब जो बीजेपी को लग रहा था कि उसने पश्चिम बंगाल में ग्राउंड अपनी थोड़ी सी खो दी है, अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अनुकूल माहौल बन सकता है। परिस्थितियां ऐसी बन गई, ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो डिसीजन आ गया, टीचर्स वाला, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली जो घटनाएं हो गई थी, फिर वो रामनवमी से पहले एक घटना हो गई थी वहां पे नवरात्र के दौरान, तो कुछ चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो रही है वहां, बीजेपी के समर्थन में होती नजर आ रही हैं। और आपने बताया जैसे कि भाई करोड़ों लोग उमड़े हैं रामनवमी के हाँ हाँ कार्यक्रमों हाँ में, हाँ, तो ये भी तो एक तरह का पोलराइजेशन है ना सर। लोग अपने फेथ और अपने रिलीजन उसको लेके लोग डर नहीं रहे, उसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं, साफ जाके दिखा रहे हैं लोग। तो ये भी तो एक बिल्कुल। इंडिकेशन मतदाता की जो मनस्थिति है उसका है। उस बिल्कुल ठीक है, उनको कोई एजिटेशन नहीं है, वो मस्जिदों के हाँ सामने से जा रहे हैं और जी। साथ में पूरे नारे लगाते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जी। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और हर्ष जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।